नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार माया ऐप पर। माया ऐप के तहत बॉलीवुड फ्लैशबैक में आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कमाल के अभिनेता, जिनके तारीफें जितनी भी की जाए वो कम है, जिनके दमदार डायलॉग्स और पावरफुल अभिनय के दीवाने लोग आज भी हैं, जिनके सुंदर व्यक्तित्व और उनके अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली मिस्टर पृथ्वीराज कपूर के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी ढेर सारी बातें और शुरू से शुरुआत करते हैं। भारतीय नाट्य और फिल्म जगत के भीष्म पितामह कहे जाने वाले पृथ्वीराज कपूर साहब का जन्म 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान में हुआ। इन्हें लोग प्यार से पापा जी कहकर पुकारते थे। इनके जन्म के साथ ही इनका नाम रखा गया पृथ्वीनाथ कपूर, और इनके नाना जी जो थे वो उनका नाम था दीवान केसकमल, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त शख्सियत थे और इनका बहुत असर रहा पृथ्वीराज कपूर साहब पर। पृथ्वीराज साहब पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 2 साल इन्होंने वकालत का कोर्स किया वकील बनने के लिए। लेकिन अभिनय की तरफ इनका ध्यान इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे वो अभिनय को लेकर के कि वकालत की परीक्षा में वो असफल हो गए। 1928 में पृथ्वीराज साहब की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई, उनकी अभिनय की शुरुआत हुई जब वो पेशावर से चलने वाली ट्रेन में बैठकर बॉम्बे के कोलाबा स्टेशन में उतरे। जब वो स्टेशन में उतरे तो उनके जेब में मात्र 75 रुपये थे, और वो भी उन्होंने किसी से उधार ले रखे थे, और हाथ में एक हॉकी स्टिक था। मुंबई में इन्होंने पहले इंपीरियल फिल्म्स में काम किया। यह अलग बात है कि इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में एज एन एक्स्ट्रा काम किया और फिर धीरे धीरे इन्हें लीड रोल भी मिलने लगा था। जैसे कि 1929 में आई फिल्म सिनेमा गर्ल में इन्होंने काम किया, और वो वक्त ऐसा था जब साइलेंट फिल्में ही बनाई जाती थी। सभी लोग सिर्फ साइलेंट फिल्में बनाते थे, मतलब कि उसमें कोई डायलॉग्स सुनाई नहीं देते थे। और वाला सुनाए भी कैसे थे, उसमें कोई डायलॉग्स होते ही नहीं थे। तो ऐसी फिल्में कई बन रहे थे और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे साइलेंट फिल्मों में। जैसे कि उन्होंने और भी कई साइलेंट फिल्मों में काम किया, दो धारी तलवार, शेर अरब, ऐसे और भी मज़ेदार साइलेंट फिल्मों में वो नज़र आने लगे। और फिर 1931 में पहली बोलने वाली फिल्म आई, जिसका मतलब है कि एक ऐसी फिल्म जिसमें डायलॉग भी थे और सुनाए भी देते थे। इस फिल्म का नाम है आलम आरा। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, जो कि पहली टॉकी मूवी के रूप में लोग इसे मानते हैं। इस मूवी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर में नज़र आए थे पृथ्वी साहब, और उन्होंने ऐसे उस कैरेक्टर को निभाया कि लोगों के दिलों को जीत लिए थे। और इसके बाद फिर जो इनकी अगली मूवी आई वो सौरभ मोदी की फिल्म थी सिकंदर, और इस सिकंदर में भी इन्होंने बहुत ही कमाल का अभिनय किया था। इतना कमाल का कि लोगों ने इन्हें खूब सराहा और खूब पसंद किया था। इस फिल्म में एक डायलॉग बहुत ही कमाल का है, और शायद ही कोई होगा जिसने इस फिल्म को देखने के बाद ये डायलॉग दोहराया ना हो। ये डायलॉग कुछ इस प्रकार है: जुबनीस, यूनान के बेहतरीन तोहफे उस शख्स के लिए रखो। हम वैसे आदमियों को पसंद करते हैं जो हमारी एतात कबूल करते हैं, लेकिन हम वैसे आदमियों की इज्जत करते हैं जो हमसे लड़ते हैं। ऐसे कई बेहतरीन डायलॉग उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में दिए। पृथ्वीराज कपूर साहब का पहला प्यार फिल्म नहीं बल्कि थिएटर था। ये थिएटर पे जान छिड़कते थे, रंगमंच की दुनिया के बेताज बादशाह थे। जब कभी भी इनका मन उदास होता तो ये थिएटर पे काम करने के लिए चले जाते और वहाँ जा करके अपना मन बहला लेते थे। ये बात भी बहुत मशहूर है कि ये पृथ्वीराज कपूर साहब फिल्मों से पैसा कमाते और उसे थिएटर में लगा देते थे। धीरे धीरे थिएटर के लिए इनका प्यार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने अपना खुद का एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट किया, और फिर अपने पृथ्वी थिएटर में इन्होंने एक के बाद एक कई बेहतरीन नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें से एक कालिदास का अभिज्ञानम शकुंतलम भी था, और इसमें इनके बड़े बेटे राज कपूर भी नजर आए थे। फिर पापा जी यानी कि पृथ्वीराज कपूर साहब अपना थिएटर ग्रुप लेकर के हिंदुस्तान के कई शहरों में गए और जगह जगह जाकर के नाटक करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के 112 शहरों और कस्बों में कुल 2000 से भी ज़्यादा नाटकें की। पृथ्वीराज कपूर साहब ग्रुप के लीडर थे, वो ग्रुप उन्होंने ही फॉर्म किया था, लेकिन फिर भी अपने सारे एक्टर्स और टेक्नीशियंस के साथ वो सेकंड क्लास में ही ट्रैवल किया करते थे। वो एक बार में पूरा बॉगी बुक कर लेते और फिर सभी साथ में ट्रैवल किया करते थे। कई बार छोटे छोटे जगहों पे नाटक करने के लिए उन्हें जाना होता था, तो ऐसा होता था कि वहाँ होटल्स अवेलेबल नहीं होते थे, तो कई बार उन्हें धर्मशाला या फिर स्कूल्स में ही रुकना पड़ता था। लेकिन बाकी एक्टर्स की तरह जैसे वो गद्दे डाल करके ज़मीन पर सोते थे, वैसे पृथ्वीराज कपूर साहब भी ज़मीन पर गद्दे डाल करके सो जाते। जो खाना सभी के लिए बनता था वही खाना वो भी खाते थे।
वो ये नहीं जताते थे कि वो बहुत बड़े एक्टर्स हैं या फिर बाकी सब छोटे एक्टर्स हैं। ऐसा कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होने देते थे। जैसा सभी के साथ ट्रीटमेंट होता था वैसे ही ट्रीटमेंट वो भी लेते थे। वो कभी नहीं कहते थे कि मुझे अलग से ट्रीटमेंट चाहिए या मुझे अलग से कोई कमरा दिला दो या फिर मुझे एसी वाला कमरा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कभी उनका कोई भी ऐसा कोई डिमांड नहीं रहा। वो सभी अपने बाकी एक्टर्स और टेक्नीशियन के साथ ही रहते और उनके साथ ही बैठ करके खाना खाते थे। अधिकतर नाटकों में उनकी भूमिका मुख्य होती थी। एक दिन छोड़कर एक दिन हर रोज नाटक होता था, लेकिन वो एक भी दिन मिस नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो हर नाटक में अवेलेबल होते और आकर के नाटक को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे। एक बार उनको 104 डिग्री का बुखार था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को पता तक नहीं चलने दिया कि उनको इतना बुखार है। उन्होंने अपने अभिनय को बहुत अच्छे से मंझे हुए कलाकार की तरह किया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि उन्हें इतना बुखार है, और उन्होंने इतने बुखार में होकर भी अभिनय किया। वो अपने को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और किसी के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे और सभी के साथ एक जैसा सलूक करते थे। नाटकों के दौरान पृथ्वी साहब कुछ साल कोलकाता में भी रहे थे और इनके बहुत मशहूर नाटकों में से एक नाटक पठान था, जिसे 1947 में परफॉर्म किया गया। और फिर 1950 के आते आते इन्हें इतना समझ आ गया था कि रंगमंच के जरिए पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, वो भी एक ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप के जरिए। बहुत सारे एक्टर्स जो इस थिएटर कंपनी में काम किया करते थे, उन्होंने भी फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लिया था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर कैंडल के प्रयास से पृथ्वी थिएटर और शेक्सपियर थिएटर कंपनी में कोलैबोरेशन हुआ और फिर जो कंपनी आई उसका नाम था शेक्सपियर आना। फिर 5 नवंबर 1978 को वो समय आया जब मुंबई शहर में पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन किया गया और फिर इसके बाद बहुत सारी नाटकें प्रस्तुत की गई उस थिएटर में। बात करें पृथ्वी साहब की, तो पृथ्वी साहब सिर्फ अपने एक्टिंग पे ध्यान नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने साथी कलाकारों को भी बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी जो कभी थी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थी। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। अब बात करें इस फिल्म की, तो इसमें पृथ्वीराज कपूर साहब के अलावा और भी कई दिग्गज कलाकार थे, जैसे कि दुर्गा खोटे, दिलीप कुमार और मधुबाला। ऐसे और भी कई दिग्गज कलाकार थे जिन्होंने मिल करके इस फिल्म को मास्टरपीस बना दिया था। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर साहब अकबर के किरदार में थे और उनकी वाइफ जोधाबाई के किरदार में दुर्गा खोटे थी, और वहीं सलीम के किरदार में दिलीप कुमार साहब थे और मधुबाला वहाँ अनारकली के किरदार में थी। इन सभी ने मिलकर इस फिल्म में इतना दमदार अभिनय किया कि ये फिल्म बहुत ही अच्छा पैसा कमाई और लोगों को खूब पसंद आया और हर एक किरदार लोगों के दिलो दिमाग में भी बस गया था। ये फिल्म इतनी अच्छी बनी थी कि इसे ब्लैक एंड वाइट से कन्वर्ट करके कलर में दोबारा रिलीज किया गया, और इस तरह से पृथ्वीराज कपूर साहब की यह फिल्म मुगले आजम बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसे दोबारा कलर में कन्वर्ट करके रिलीज किया गया था। पृथ्वी साहब बहुत ही दरियादिली इंसान थे। उनके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। जो कोई भी उनके पास मदद के लिए आता तो वो उनसे पूछते कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे ही एक बार उनके पास एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति आया, तो उन्होंने यही सवाल पूछा कि तुम क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं आपको तमिल सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे तमिल सिखा दो, ट्यूशन लगवा दो मेरी तमिल की। फिर वो रोज़ आने लगा उन्हें तमिल सिखाने के लिए। ऐसे ही कई लोग उनके पास आए और वो सबसे कुछ ना कुछ सीखने लगे। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्हें एक दिन में 6 क्लासेस लेने पड़े। 6 मास्टर्स उनके घर पे आ रहे हैं उन्हें सिखाने के लिए। और एक बार का ये किस्सा है कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कुछ खास पढ़ा लिखा नहीं था और उसे कोई खास टैलेंट भी नहीं था जो पृथ्वी साहब उनसे सीख सके। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम मालिश कर सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो फिर उन्हें मालिश के काम पे लगा दिया और उसके बदले उन्हें मेहनताना देने लगे। ऐसे करके उन्होंने और भी कई किस्से हैं जिसे मैं सुनाने बैठूँ तो शायद पूरा दिन निकल जाए। पृथ्वीराज कपूर अपने बड़े बेटे राज कपूर की फिल्म में भी नजर आए और उसके बाद फिर अपने मंझले बेटे शम्मी कपूर की फिल्म राजकुमार में भी दिखे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया
लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उनकी आवाज़ ख़राब हो गई और उन्हें बोलने में दिक्कत होने लगी थी। लेकिन उस कारण से उन्हें अपने पृथ्वी थिएटर ग्रुप में काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह है, ये सोचने वाली बात भी है कि जब उनकी आवाज़ ख़राब थी तब भी उनकी आवाज़ में इतना दम था। तो सोचिए अगर जब उनकी आवाज़ सही रही होगी तो क्या समा बांधती होंगी। पृथ्वीराज कपूर साहब अपने फिल्मी करियर के दौरान पंजाबी फिल्मों में भी नजर आए और एक कन्नड़ फिल्म भी उन्होंने किया था। जो पंजाबी फिल्म उन्होंने किया उसमें से ये थे नानक नाम जहाज़ है, नानक दुखिया सब संसार। ऐसी फिल्मों में उन्होंने अपने उम्दा प्रदर्शन से लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बना ली थी, लोगों के दिल जीत लिए थे। उनके अभिनय में एक अलग ही जादू थी जिससे लोग बहुत प्रभावित हो जाते थे। उन्हें राज्यसभा में एक सीट भी दिया गया था और 1971 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया और भारत सरकार के द्वारा 1996 में उन्हें पद्म भूषण भी मिला। अब बात करें उनके फिल्मों की फहरिस्त की तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है दो धारी तलवार का, जो कि 1928 में रिलीज हुई। फिर सिनेमा गर्ल जो कि 1929 में रिलीज हुई। फिर आलम आरा जो कि 1931 में रिलीज हुई। फिर द्रौपदी ये भी 1931 में रिलीज हुई। फिर राज रानी मीरा ये 1933 में रिलीज हुई। फिर डाकू मंसूर ये 1934 में रिलीज हुई। फिर सीता ये भी 1934 में रिलीज हुई। फिर मंजिल ये भी 1936 में रिलीज हुई। फिर मिलाप ये 1937 में रिलीज हुई। फिर प्रेसिडेंट ये भी 1937 में रिलीज हुई। फिर विद्यापति ये भी 1937 में रिलीज हुई। फिर दुश्मन ये 1939 में रिलीज हुई। फिर चिंगारी ये 1940 में रिलीज हुई। फिर सजनी ये भी 1940 में रिलीज हुई। फिर सिकंदर जो कि 1941 में रिलीज हुई। और ऐसे कई बेहतरीन फिल्मों में इन्होंने अपने अभिनय का जलवा दिखाया और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए और बन गए हमारे इंडस्ट्री के पापा जी। अब राज कपूर साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करते हैं तो पता चलता है कि इनकी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। महज 17 साल की उम्र में राज कपूर साहब की शादी हो गई थी, वो भी 14 वर्ष की लड़की राम सरनी मेहरा के साथ। शादी के बाद 1924 में उन्हें उनका पहला बच्चा हुआ जिसका नाम राज कपूर था। अब उसके बाद 1930 के आते आते इनके 3 बच्चे हो गए थे। अब राज कपूर की बात उठी है तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्सा मुझे याद आ रहा है। बात उन दिनों की है जब पृथ्वीराज कपूर साहब अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता में रहते थे। एक दिन बहुत बारिश हुई थी। उस दिन बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी। तो राम सरनी जो कि पृथ्वीराज कपूर साहब की वाइफ थी, उन्होंने जाकर के पृथ्वी साहब से कहा कि आज राज घर की गाड़ी में स्कूल जा सकता है क्या। पृथ्वी साहब बहुत ही सख्त थे, वो डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करते थे। उन्होंने राम सरनी को मना नहीं किया और बस इतना कहा कि ऐसे तो और भी कई लोग हैं जो इस बारिश में अपना अपना काम करने के लिए जा रहे होंगे, वो भी बिना गाड़ी के। और अगर राज को सच में देर हो रही है स्कूल के लिए और गाड़ी चाहिए तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात इधर नीचे चल ही रही थी कि ऊपर से अपने कमरे से राज कपूर ने ये बात सुन ली और फिर अपना बस्ता लटकाया, रेनकोट पहना और हाथ में छाता लेकर के वहाँ से निकल गए। राम सरनी ने उन्हें रोकना चाहा लेकिन पृथ्वी साहब ने उन्हें मना किया और कहा मत रुको, देख लेना एक दिन ये लड़का बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का मालिक बनेगा। इसकी खुददारी को जरा सा ललकारा गया है और ये बात एक दिन कमाल कर दिखाएगी। और आखिरकार आप सबको पता है कि ये बात सच हुई और राज कपूर ने अपने मेहनत के दम पे बहुत कुछ हासिल किया, बहुत से पैसे कमाए और अपना एक मुकाम हासिल किया। पृथ्वी साहब के 2 बच्चे और भी थे, एक देवी और दूसरा नंदी, लेकिन दोनों की ही देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। देवी निमोनिया के कारण दुनिया छोड़ के चले गए और नंदी एक दिन बहुत ही विषैला पदार्थ खा लिए थे जिसके कारण उनकी भी मौत हो गई थी। उसके बाद दोनों के देहांत के बाद बहुत टाइम के बाद एक बच्चा उन्हें और हुआ जिसका नाम है शशि कपूर और इस तरह से उनके 4 बच्चे हो गए, एक राज कपूर, दूसरा शमी कपूर, फिर उर्मिला और फिर शशि कपूर। एक बार की बात है, पृथ्वीराज कपूर साहब के बेटे राज कपूर ने उन्हें कार खरीदने के लिए एक ब्लैंक चेक दिया। शशि कपूर बताते हैं कि पृथ्वीराज कपूर साहब अपनी पहली आमदनी से 1938 की मॉडल की एक कार खरीदी जिसे उन्होंने सालों तक नहीं बदला।
फिर बहुत सालों के बाद जब राज कपूर साहब स्टार बन गए तो उन्होंने एक ब्लैंक चेक पृथ्वीराज कपूर साहब को अपने पिता को दिया और उन्हें एक कार खरीदने को कहा। लेकिन पृथ्वीराज कपूर साहब ने उस ब्लैंक चेक में अमाउंट की जगह पर विद लव लिखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। और फिर जो कोई भी उनसे मिलने के लिए आते तो उन्हें वो ब्लैंक चेक बड़े गर्व के साथ दिखाते। फिर 50 के दशक के जाते जाते उन्होंने कुछ सोचा और आखिरकार एक नई कार खरीदी जिसे वो खुद ही ड्राइव किया करते थे। पृथ्वीराज कपूर साहब ने अपने लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने अपने बच्चों को काम करते हुए देखा, आगे बढ़ते हुए देखा, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देखा, फिर अपने पोतों को काम करते हुए देखा, मेहनत करते हुए देखा, अपने साथी कलाकारों को आगे बढ़ते हुए देखा। कई फिल्मों में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया, लोगों के दिल जीते, कितने सारे दिलों में राज करने लगे। उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन आखिरकार 1972 ऐसा समय लेकर के आया जिसमें पृथ्वीराज कपूर साहब और उनकी वाइफ दोनों ही दुनिया को छोड़कर चले गए। दोनों को ही कैंसर था। 29 मई 1972 वो दिन लेकर के आया जिस दिन पृथ्वीराज कपूर साहब का देहांत हो गया। लेकिन वो मर के भी अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए। अपने फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा है। भारतीय सिनेमा और रंगमंच के इतिहास में पृथ्वीराज कपूर साहब जैसा कलाकार ना पहले कोई था और ना ही आगे होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक बॉलीवुड फ्लैशबैक के तहत एक नए एपिसोड में। अब बात करेंगे किसी नए कलाकार के बारे में, उनके लाइफ से जुड़ी ढेर सारी बातें जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो माया ऐप पे जाए। प्ले स्टोर में आपको माया ऐप मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी, जैसे कास्टिंग अपडेट्स में आपको ऑडिशंस के बारे में मिल जाएंगे, चाहे सिंगिंग का हो, चाहे डांसिंग का हो या फिर एक्टिंग का हो। तो जाए माया ऐप को इंस्टॉल करें, उसमें कास्टिंग से जुड़ी अपडेट्स लें। और मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।